हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस क्लास में। हमने थ्योरी ऑफ डिमांड शुरू किया था। जस्ट प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने बात की थी थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में, शुरुआत की थी हमने। ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है थ्योरी ऑफ डिमांड के ऊपर। टोटल अब तक हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के 4 वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। पहले 2 वीडियो लेक्चर आपको बताते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बेसिक टूल्स यूज होते हैं उसके बारे में, और उसके बाद जो हमारा थर्ड वीडियो आया था उसमें हमने शुरुआत की थी, बिगिनिंग की थी थ्योरी ऑफ डिमांड की। थर्ड वीडियो लेक्चर में यानी जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है। हमने समझा था उस वीडियो लेक्चर में डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड अ पर्टिकुलर टाइम। और इसके अलावा आपको बताया गया था कि डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स इंफ्लुएंस करते हैं। वो एक जनरल इंट्रोडक्शन था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का, इसलिए बताए गए थे वो, सो दैट आप इस चैप्टर के साथ फैमिलियर हो सके। आज की जो हमारी क्लास है यानी वीडियो लेक्चर 4, और यूं कहूं थ्योरी ऑफ डिमांड का ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। जिन स्टूडेंट्स ने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पहले वो वीडियोस देखें, उसके बाद ये वीडियो देखना शुरू करें। तो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो डेफिनेशन से आगे के कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाएगा हमें। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। हम बात कर चुके हैं कि जब हम किसी कमोडिटी की डिमांड करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं भैया प्राइस क्या है, हम कहते हैं सब्सटीट्यूट का प्राइस कैसा है, हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस कैसा है, कंज्यूमर का इनकम लेवल कैसा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नेचर, वेदर, क्लाइमेट, ये कैसा है, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं जब हम किसी कमोडिटी को परचेज करते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं चैप्टर डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डिमांड के बारे में। जब हम इन जनरल बात करते हैं तब हम प्राइस के साथ एसोसिएट करके बात करते हैं। जब भी हम डिमांड की बात करते हैं तो वो प्राइस के साथ कनेक्टेड रहती है। तो यहां डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड इस चैप्टर में डेफिनेशन के बाद मैं आगे प्रोग्रेस करूं उससे पहले जरूरी है आपको यह बता देना कि वर्ड डिमांड, डिमांड शब्द में, डिमांड वर्ड में, और क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड में डिफरेंस है। डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों के अंदर फर्क है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। आइए समझते हैं क्या है डिमांड और क्या है क्वांटिटी डिमांडेड। यानी इन जनरल जब मैं टर्म यूज करता हूं डिमांड तो वो क्या शो कर रहा होता है, और इन जनरल जब मैं टर्म यूज करता हूं क्वांटिटी डिमांडेड तो वो क्या शो कर रहा होता है। एक और बात इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां जब हम डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में बात करते हैं तब हम बात कर रहे होते हैं इन कनेक्शन विथ प्राइस। प्राइस के साथ बात कर रहे होते हैं हम कि ये जो प्राइस है इसके साथ एसोसिएट करके हम डिमांड की बात करेंगे। देखिए, इनकम के साथ भी डिमांड बदलती है, सब्स्टिट्यूट के प्राइस के साथ भी बदलती है, कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस के साथ भी बदलती है। हम और किसी भी फैक्टर को कंसीडर नहीं कर रहे। हम यहां जब भी डिमांड की या क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं तो दोनों में एक कॉमन बात है। इन दोनों में एक कॉमन बात है, और वो कॉमन बात यह है कि हम विथ रेफरेंस टू प्राइस, विथ रेफर टू प्राइस, प्राइस को एसोसिएट करते हुए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड के बारे में। क्या लिखा है हमने, गौर से समझिए। इट रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज। इट रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज। यहां मैं डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज को अंडरलाइन करता हूं। इट रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी। कहने का मतलब यह है कि डिफरेंट प्राइसेस पे, डिफरेंट प्राइसेस पे क्या डिफरेंट एक कंज्यूमर डिमांड करता है, यही लिखा है ना, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, उसको हम बोलते हैं डिमांड। समझे बात को। हमने यहां लिखा 10 यूनिट्स ऑफ एक्स एट ₹5, यानी जब एक्स का प्राइस 5 रुपए है तो एक्स की डिमांड है 10 यूनिट। एक्स का प्राइस जब 5 रुपए, एक्स की डिमांड कितनी है भैया, 10 यूनिट्स। अब एक्स का प्राइस कितना हो गया, 6, तो डिमांड कितनी है, 8 यूनिट्स ऑफ एक्स एट ₹6। कहने का मतलब ये
कि 5 रुपए पे 5 पे हम डिमांड कर रहे थे 10 यूनिट्स की, प्राइस बढ़ा 6 हुआ, हमने डिमांड की 8 यूनिट्स की, और बढ़ गया प्राइस 7 रुपए हो गया 7 हो गया, तो हमारी डिमांड हो जाती है 6 यूनिट्स। 8 रुपए जब प्राइस है हमारी डिमांड कितनी हो जाती है 4 यूनिट्स। यानी अलग अलग पॉसिबल प्राइस पे क्या हमारी अलग अलग पॉसिबल डिमांड है। ठीक है, उसको जब हम एक साथ कंसीडर कर रहे हैं सारी बात को, तब हम उसको क्या बोलते हैं डिमांड। जब मैं टर्म यूज करता हूं ना डिमांड, तब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम एक्सप्रेस कर रहे हैं डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटीज को। जब मैं बात करता हूं डिमांड की, इसका मतलब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं डिफरेंट प्राइस पे क्या डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, क्या डिफरेंट क्वांटिटी को खरीदा जा रहा है। ठीक है, क्या डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज परचेज हो रही है मार्केट में। इसको ज्यादा सही तरीके से बोलूं तो मैं ये कहूंगा कि जब मैं डिमांड के बारे में बात करता हूं, तब मैं ये कहता हूं कि डिफरेंट प्राइस पे क्या डिफरेंट क्वांटिटीज परचेज की जा रही है, उसको हम बोलते हैं डिमांड। उसको हम क्या बोलते हैं डिमांड। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड की, कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं। देखिए यहां लिखा है इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी। इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी, यानी बहुत सारे प्राइसेस पे बहुत सारी क्वांटिटीज, बहुत सारे प्राइस पे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, लेकिन हम सबको एक साथ नहीं ले रहे, हम किसी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को ले रहे हैं। A specific quantity to be purchased against a specific price। जब मैं कहता हूं कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे ये डिमांड है, ये क्वांटिटी परचेस की जा रही है, इस पर्टिकुलर प्राइस पे ये क्वांटिटी परचेस की जा रही है, तब हम उसको क्या बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। जब हम अलग अलग प्राइस पे अलग अलग डिमांड को कंसीडर कर रहे हैं, अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी परचेस की जा रही है, इस बात को जब हम कंसीडर करते हैं, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डिमांड। और जब मैं कहता हूं कि उन अलग अलग प्राइसेस पे किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पे क्या स्पेसिफिक डिमांड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं 8 यूनिट्स ऑफ एक्स एट ₹6 पर यूनिट, इन सब में से मैंने किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पे बात की। क्या था मेरा स्पेसिफिक प्राइस ₹6, कि मैं ये कह रहा हूं कि 6 रुपए पे कितनी डिमांड, अ स्पेसिफिक प्राइस और एक स्पेसिफिक क्वांटिटी। 8 यूनिट्स ऑफ एक्स इफ प्राइस ऑफ एक्स इज ₹6 पर यूनिट, तब हम उसको बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोलेंगे हम इसको क्वांटिटी डिमांडेड। तो गौर से समझिएगा, गौर से सुनिएगा, अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटीज का परचेज किया जाना, ये सारी चीजें हम कंसीडर करते हैं डिमांड में। एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्या क्वांटिटी परचेस करेगा, उस सबको एक साथ पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 5 रुपए पे 10 यूनिट की डिमांड है, 6 पे 8 यूनिट की डिमांड है, 7 रुपए प्राइस है तो 6 यूनिट की डिमांड है, और प्राइस 8 रुपए हुआ तो 4 यूनिट की डिमांड है। जब मैं ये सारी बातें एक साथ कंसीडर कर रहा हूं कि सर ये अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी परचेस करने के लिए तैयार है कंज्यूमर, उसको हम बोलते हैं डिमांड। लेकिन इन सारी क्वांटिटीज में से किसी एक स्पेसिफिक प्राइस को मैं चूज करूं, मान लो मैंने ये चूज किया 7 रुपए पे, यानी एक स्पेसिफिक प्राइस पे बोल रहा हूं 7 रुपए पे ये डिमांड है, तब हम उसको क्या बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। अलग अलग प्राइसेस में से किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पे परचेज की जाने वाली क्वांटिटी को हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहां एक जरूरी बात आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए डिफरेंस आपने समझ लिया डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का, लेकिन ध्यान से सुनिए, जब हम प्रैक्टिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, या प्रैक्टिकली जब हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तब रियलिटी में हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को इग्नोर कर देते हैं। क्या कह रहा हूं आपसे कि जब हम इस चैप्टर में भी आगे पढ़ेंगे, तब हमें ये डिफरेंस ध्यान में नहीं रखना। यानी आप इस टॉपिक पे जब भी कोई किताब पढ़ोगे, तो आप कई बार डिमांड लिखा हुआ देखोगे, और कई बार उसी के लिए क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज हुआ होगा, डिमांड वर्ड भी यूज होगा और क्वांटिटी डिमांडेड भी यूज होगा। यानी इन प्रैक्टिकल पर्पस, इन आर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को इग्नोर करते हैं। अभी सुनना बात, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, राइट, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। होता है ऐसा रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। बता चुका हूं बेसिक्स में भी इसके बारे में कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड के बीच में। तो आप ऐसा लिखा हुआ देख सकते हैं, गौर से सुनना, ऐसा लिखा हुआ देख सकते हैं दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस
एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड, या ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, दोनों बातें हो सकती है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ऐसा भी लिख सकते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो इस चैप्टर में जब मैं आगे बात करूंगा तो मैं कई बार डिमांड वर्ड बोल दूंगा, कई बार क्वांटिटी डिमांडेड बोल दूंगा, ठीक है। तब इस डिफरेंस को आपको ध्यान में नहीं रखना, प्रैक्टिकली हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को इग्नोर करते हुए स्टडी करते हैं। ओके गाइस, तो अभी आप नोट डाउन करिए इसको, फिर हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, इसके बारे में बोर्ड पे लिखा है डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। दोनों के बारे में बता दूं, दोनों ही कॉन्सेप्ट कमोडिटी के प्राइसेस और उन प्राइसेस पे उस कमोडिटी की डिमांड, दोनों ही कॉन्सेप्ट कमोडिटी के प्राइसेस और उन प्राइसेस पे कमोडिटीज की डिमांड को एक्सप्लेन करते हैं। अलग अलग प्राइस पे कमोडिटी की क्या अलग अलग डिमांड होगी, इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया जाता है डिमांड शेड्यूल में एंड डिमांड कर्व में। सिर्फ डिफरेंस इस बात का है कि जब आप डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं तो इस रिलेशनशिप को, अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग डिमांड के रिलेशनशिप को आप एक्सप्लेन करते हैं एक टेबुलर फॉर्म में। क्या लिखा है? टेबुलर प्रेजेंटेशन, प्राइस और डिमांड, प्राइस या क्वांटिटी डिमांडेड, ऐसे सिनोनिम यूज हो सकता है, अभी एक्सप्लेन किया था डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो अभी उसके बीच में डिफरेंस को याद नहीं रखना, तुम्हें इग्नोर करते हुए चलना है। क्या कह रहा हूं कि प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को जब आप एक्सप्लेन करते हो एक टेबुलर फॉर्म में, तब वो होता है डिमांड शेड्यूल। और उसी रिलेशनशिप को जब आप एक्सप्लेन करते हो डायग्राम, ग्राफ, कर्व बनाकर, तब हम उसको क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। तब उसको क्या बोलेंगे? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड डिमांड। इसको क्या बोलेंगे? टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड डिमांड। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, सॉरी, टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बारे में जो लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। बोथ द अबाउ कॉन्सेप्ट, both the above concept shows the relation between different quantities of a commodity, different quantities of a commodity to be purchased, different quantities of a commodity to be purchased at different prices। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट अलग अलग प्राइस पे तुम क्या अलग अलग क्वांटिटी परचेज करोगे, इसके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, ऑफ दैट कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये क्या बोला है भाई? पॉइंट ऑफ टाइम। तो याद करिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिमांड की डेफिनेशन क्या बताई थी? डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड अ पर्टिकुलर टाइम। यानी जब भी आप डिमांड को एक्सप्लेन करते हो तो कोई पॉइंट ऑफ टाइम होगा और प्राइस फैक्टर होगा। इफेक्टिव डिजायर को जब हम प्राइस और टाइम के साथ एक्सप्लेन करते हैं तभी तो वो डिमांड होती है। तो प्राइसेस तो है यहां पे डिफरेंट प्राइसेस। हम क्या कह रहे हैं? किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अलग अलग प्राइसेस पे क्या अलग अलग डिमांड कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं टेबुलर फॉर्म में, तो डिमांड शेड्यूल, ग्राफिकल फॉर्म में तो डिमांड कर्व। और आगे क्या लिखा है? कॉमा लगा के आगे क्या लिखा है? कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये जो अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने वाली बात है, ये जो अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने वाली बात है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेटेरिस पैरिबस। जो हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर था बेसिक टूल्स का, उस वीडियो लेक्चर के बिल्कुल एंड में मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि एक लैटिन फ्रेज है जो क्या शो करता है हमें? अदर फैक्टर्स क्या पढ़े हैं? कांस्टेंट पढ़े हैं। कहने का मतलब ये कि एक कमोडिटी की डिमांड पे प्राइस का भी असर पड़ता है, इनकम का असर पड़ता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का असर पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का असर पड़ता है, इनकम का असर पड़ता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का असर पड़ता है। देयर आर इनफाइनाइट फैक्टर्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में इस पर भी बात हुई थी। लेकिन हम यहां क्या मानकर चल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उस कमोडिटी की डिमांड पर सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइस का असर पड़ रहा है, उसके प्राइस का असर पड़ रहा है। जी हां, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट पे हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राइस का
डिमांड, या मैं यूं भी बोल सकता हूं क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस का डिमांड पे पड़ने वाला असर। क्या पढ़ रहे हैं? प्राइस का डिमांड पे पड़ने वाला असर पढ़ रहे हैं हम। और बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट, यानी डिमांड के ऊपर और किसी चीज का इफेक्ट नहीं आएगा, ना इनकम का, ना सब्स्टिट्यूट का, ना कॉम्प्लीमेंट्री का, ना टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का, ना नेचुरल फैक्टर्स का, ना क्लाइमेट का, किसी चीज का इफेक्ट नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ किसका इफेक्ट आएगा? प्राइस का। क्योंकि बाकी फैक्टर हमने क्या रखे हैं? कांस्टेंट। और उसको कैसे बोलते हैं? क्या है लैटिन फ्रेज इसके लिए? सेटेरिस पेरिबस। तो आपको मैंने यहां बताया अलग अलग प्राइस पे जो अलग अलग डिमांड की जाती है, इस रिलेशनशिप को जब हम टेबल में एक्सप्लेन करते हैं तो डिमांड शेड्यूल, और जब हम ग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? डिमांड कर्व। ठीक है। अब ये जो डिमांड शेड्यूल है ये दो तरीके का होता है, टू टाइप्स, और डिमांड कर्व भी दो तरीके का है, टू टाइप्स का है। पहला होगा इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा होगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। पहला होगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा होगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। इधर भी सेम वही, बस शेड्यूल नहीं कर्व टर्म यूज करेंगे। एक होगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व और एक होगा मार्केट डिमांड कर्व। तो चलिए पहले बात करते हैं डिमांड शेड्यूल के बारे में डिटेल में। क्या है डिमांड शेड्यूल? चलिए बात करते हैं। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन of various quantities demanded at different prices during a given period of time, keeping other factors constant. अलग अलग प्राइस पे क्या अलग अलग क्वांटिटी डिमांड की जाएगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखते हुए इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं जब एक टेबुलर फॉर्म में, तब हम उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? It is a tabular statement showing, ध्यान से देखिए, tabular statement showing various quantities, अलग अलग quantities of a commodity being demanded at various levels of price during a given period of time, and of course ceteris paribus is applicable here, all other factors are constant। तो अलग अलग प्राइस पे क्या अलग अलग क्वांटिटी है, उसको टेबुलर फॉर्म में शो करना। तो देखिए बोर्ड पे टेबल्स बनाई है कि नहीं बनाई है, और इस टेबल में यही प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को बताया गया है। ठीक है। ये जो डिमांड शेड्यूल है दो तरीके का होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। सबसे पहले तो आप डिफरेंस समझिए इंडिविजुअल में और मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। ये जो शब्द इंडिविजुअल है, वर्ड इंडिविजुअल है, और वर्ड मार्केट है, क्या एक्सप्लेन करता है? जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं इसका मतलब हम किसी एक इंसान की बात कर रहे हैं, किसी एक अकेले डिमांड करने वाले की बात करते हैं। लेकिन जब हम मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की बात करने का मतलब होगा हम उस मार्केट में अवेलेबल जितने भी डिमांड करने वाले लोग हैं वो मार्केट डिमांड होगी। ये मार्कर की बात करते हैं, इस मार्कर की मैंने डिमांड जो की है वो होगी इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन इसी मार्केट की पूरे इंडिया के मार्केट में जो डिमांड है उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड। पूरे इंडिया के मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स इस मार्कर की डिमांड करते हैं उसको क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड। तो आपको डिफरेंस समझ में आया, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? तो देखो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को डिफरेंट प्राइसेस पे है, डिफरेंट प्राइसेस। एक टेबल बनी हुई है, देखो पहले कॉलम में लिखा हुआ है प्राइस ऑफ एक्स, जिसको शो किया है पी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स, एक्स का प्राइस। तो अलग अलग प्राइस है 2, 4, 6, 8, 10। दूसरे कॉलम में देखिए डिमांड ऑफ मिस्टर ए, जो मिस्टर ए डिमांड कर रहे हैं वो, जिसको शो किया क्यू डी एंड ए, यानी क्वांटिटी डिमांडेड बाय मिस्टर ए। तो मिस्टर ए जब प्राइस 2 रुपए है, 2 है, तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड है 10 यूनिट्स। जब प्राइस 4 हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड हो जाती है 8 यूनिट्स, और फिर प्राइस बढ़ता जा रहा है 6, 8, 10, और उनकी क्वांटिटी डिमांडेड या उनकी डिमांड कम होती जा रही है 6, 4 एंड 2। ठीक है। मिस्टर ए, यानी पूरे मार्केट में हम सिर्फ एक इंडिविजुअल की, एक कंज्यूमर की बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल है। डिमांड शेड्यूल क्यों है? क्योंकि उस इंडिविजुअल ने अलग अलग प्राइस पे क्या अलग अलग यूनिट की डिमांड की है। इसको टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलर एक्सप्लेनेशन देते हैं, इसलिए इसको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब होगा क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स, अ टेबल शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन
a table showing the relationship between various quantities at various prices by all the consumers, ठीक है, all the consumers in the market. हम इसको समझते हैं, प्राइस वही लेते हैं सेम 2 4 6 8 10 px 2 4 6 8 10. अब हम ये मान लेते हैं कि एक मार्केट में 3 कंज्यूमर हैं. There are 3 consumers in the market, Mr. A, Mr. B and Mr. C. Mr. A की डिमांड को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड बाय A, क्वांटिटी डिमांडेड बाय B, ये है B की डिमांड, और क्वांटिटी डिमांडेड बाय C, ये है C की डिमांड. ठीक है, तो डिफरेंट प्राइस पे A की डिमांड लिख ली हमने 10 8 6 4 2, B की डिमांड क्या है 12 10 8 6 4, और मिस्टर C की डिमांड क्या है 14 12 10 8 एंड 6. A की डिमांड, B की डिमांड एंड C की डिमांड. सो बेसिकली ये जो कॉलम्स हैं ये इंडिविजुअल डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं. अब मार्केट क्या होता है? मार्केट कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है कि नहीं है? कैसे बनता है मार्केट? सारे इंडिविजुअल्स की एक साथ बात कर लो तो मार्केट बनेगा. यानी अगर मुझे यहां पे मार्केट डिमांड कैलकुलेट करनी हो तो मैं क्या करूंगा, A, B और C इन सब की डिमांड को ऐड कर दूंगा, जितने भी कंज्यूमर अवेलेबल है. वी आर अज्यूमिंग हियर दैट देयर आर ओनली 3 कंज्यूमर्स इन द मार्केट, कि मार्केट में केवल 3 कंज्यूमर्स है. तो उन तीनों कंज्यूमर्स को हम एक साथ कंसीडर करते हैं, उनकी डिमांड को कंसीडर करते हैं, तो मार्केट डिमांड आएगी. देखिए जब प्राइस 2 है तो A डिमांड करते हैं 10 यूनिट्स की, B डिमांड करते हैं 12 यूनिट्स की और C डिमांड करते हैं 14 यूनिट्स की. तो टोटल डिमांड क्या होगी 10 प्लस 12 प्लस 14 कितना आएगा 36. यानी कि मार्केट डिमांड क्या आई, A की डिमांड प्लस B की डिमांड प्लस C की डिमांड. अभी मान लीजिए एक और होता है मिस्टर D, D की डिमांड, E की डिमांड, F की डिमांड, G की डिमांड एंड सो ऑन. जितने लोग होते सबकी डिमांड की टोटल कर दीजिए तो आप पहुंचते हैं मार्केट डिमांड पे. तो 4 पे क्या डिमांड हो गई 30, 6 पे क्या डिमांड हो गई 24, 8 पे क्या डिमांड हो गई 18, 10 पे क्या डिमांड हो गई 12. तो चाहे आप इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल लो, चाहे आप मार्केट डिमांड शेड्यूल लो, दोनों ही टेबुलर प्रेजेंटेशन है प्राइस और डिमांड का. डिफरेंस क्या है, यहां एक इंडिविजुअल की डिमांड है, यहां एक मार्केट की डिमांड है. दोनों में एक कॉमन बात क्या है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रखते हैं. चाहे ये लें चाहे ये लें, दोनों में अदर फैक्टर्स कांस्टेंट यानी सेटरस पेरिबस को लेकर चलते हैं. और दोनों सेम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं अपने को. क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं दोनों टेबल्स? आप क्या जानते हैं प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स, अपोजिट. तो आप चाहे यहां देखें चाहे वहां देखें, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है डिमांड कम होती जा रही है. जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है A, B और C तीनों की डिमांड कम हो रही है. तो मार्केट डिमांड भी देखिए इन ऑल टोटल में क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. ठीक है, सो it represents the inverse relationship between price and quantity demanded in a tabular manner, in a tabular form. Okay, when we talk about all the consumers available in the market, then it is market demand or market demand schedule, and when we talk about an individual consumer, it is an individual demand schedule, right? अब अगर मैं इन डिमांड शेड्यूल्स को एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे दूं, एक ग्राफ बना दूं, इस इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को मैं एक ग्राफ में प्लॉट करूं, या इस मार्केट डिमांड शेड्यूल को मैं एक ग्राफ में प्लॉट करूं, तो हम कहां पहुंचेंगे, कर्व पे. इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो जाएगा और मार्केट डिमांड कर्व हो जाएगा. तो चलिए अब बात करते हैं अपने डिमांड कर्व के बारे में. गाइस, डिमांड शेड्यूल समझने के बाद डिमांड कर्व को समझना बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है जब आप समझ लेते हैं डिमांड शेड्यूल को, क्योंकि डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है डिमांड कर्व. तो आइए समझते हैं हम डिमांड कर्व को. डिमांड कर्व के जो 2 टाइप्स है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और क्या होता है मार्केट डिमांड कर्व. ठीक है, तो देखिए यहां बोर्ड पे हमने एक डिमांड शेड्यूल बनाया है और इस डिमांड शेड्यूल को हमने कन्वर्ट किया है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में, तो हमारे सामने आ गया डिमांड कर्व. शेड्यूल को समझे, हम यहां ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि 2 ही कंज्यूमर है मार्केट में. देयर इज ओनली 2 कंज्यूमर्स इन द मार्केट, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. आप देखिए प्राइस दे रखा है कमोडिटी का 10,8,642. प्राइस डिक्रीज हो रहा है 10,8,642. सेकंड कॉलम में मिस्टर ए की डिमांड, थर्ड कॉलम में मिस्टर बी की डिमांड और फोर्थ कॉलम में मार्केट डिमांड. तो देखिए ए की डिमांड 2 4 6 8 10 यूनिट्स. जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहा है ए की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है. बी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बी की डिमांड इंक्रीज हो रही है.
क्या होगी मार्केट डिमांड? ये रही एमडी, मतलब मार्केट डिमांड। क्या होती है मार्केट डिमांड? ए और बी की डिमांड को जोड़ दीजिए, टोटल कर दीजिए ए और बी की डिमांड का, आप कहां पहुंचेंगे? मार्केट डिमांड पे पहुंचेंगे। तो 2 + 4 6, फिर 10 14 18 एंड 22। तो ये आ गई हमारे पास मार्केट डिमांड, ये थी इंडिविजुअल डिमांड और ये था प्राइस। तो यहां पे ये इंडिविजुअल डिमांड को शो कर रहा है और ये मार्केट डिमांड शेड्यूल को शो कर रहा है। अब हम इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हैं। तो हमने एक ग्राफ बनाया, एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए जो एक्स एक्सिस है उस पे हमने लिया है डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। हम उस कमोडिटी की डिमांड ले रहे हैं, यानी कितने यूनिट्स की आप डिमांड कर रहे हो, वो यूनिट्स की डिमांड एक्स एक्सिस पे आ रही है। और वाई एक्सिस पे लिया है प्राइस, जो है रुपीज में, कितने रुपए का क्या प्राइस है वो। अब ध्यान से समझिए, हम सबसे पहले बनाते हैं यहां पे मिस्टर ए का डिमांड कर्व, फिर मिस्टर बी का और फिर मार्केट डिमांड कर्व। आपके सामने देखिए 3 नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है। नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों है? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व बनता है। बेसिक्स के लेक्चर नंबर फर्स्ट में, बेसिक टूल्स के लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया, और जो नहीं पढ़े हैं उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़िए। देखिए वाई एक्सिस पे प्राइस है, 3 डिमांड कर्व है हमारे सामने। ये वाला जो डिमांड कर्व है ये है मिस्टर ए का डिमांड कर्व, ये सेकंड वन है मिस्टर बी का डिमांड कर्व, और ये जो तीसरा ब्लू कलर से बनाया है ये है मार्केट डिमांड कर्व। ठीक, अब समझते हैं। हम जानते हैं ए की डिमांड ये है 2 4 6 8 10, बी की है 4 6 8 10 12। ठीक है, तो हम यहां डिमांड प्लॉट करते हैं ए की और बी की डिमांड को। देखिए जब प्राइस 10 था तो ए की डिमांड थी 2, फिर थी 4, फिर है 6, फिर है 8 और फिर है 10। हमने पॉइंट्स प्लॉट किए। 10 पे डिमांड थी 2 तो पॉइंट यहां आया, 8 पे डिमांड थी 4 तो पॉइंट यहां आया, तो ये सारे पॉइंट मिला दिए। तो 10 8 6 4 2, प्राइस डिक्रीज हो रहा है और ए की डिमांड इंक्रीज हो रही है 2 4 6 8 एंड 10। और क्लियर करने के लिए मैंने यहां पे बीच में ग्रीन कलर से लिख दिया ये सारा। अब देखिए बी की डिमांड पे बात करते हैं। क्या है बी की डिमांड? 4 6 8 10 एंड 12। तो बी की डिमांड देखिए यहां पे 4 6 8 10 एंड 12। 10 पे 4, 8 पे 6, 6 पे 8, तो ये बी की डिमांड के पॉइंट्स ये मिला दिए, तो ये हमारे पास बी की डिमांड आई। चाहे ए का डिमांड कर्व ले लो, चाहे बी का डिमांड कर्व ले लो। डी ए क्या है? डी ए का मतलब डिमांड कर्व ऑफ मिस्टर ए। डी बी क्या मतलब है? डी बी का डिमांड कर्व ऑफ मिस्टर बी। अब हम मार्केट डिमांड कर्व बनाते हैं। मार्केट डिमांड क्या है भैया? 6 10 14 18 22। तो ये देखिए 10 पे 6, फिर 8 पे 10, फिर है 6 पे 14, फिर है 4 पे 18 और 2 पे कितना है? 22। तो हमने ये सारे पॉइंट्स मिलाए तो हमारे सामने क्या आ गया? मार्केट डिमांड कर्व आ गया। तो मार्केट डिमांड कर्व को हमने क्या नाम दिया? डीएम। डीएम क्या होता है? मार्केट डिमांड कर्व। क्या होता है डीएम? मार्केट डिमांड कर्व। तो ये मार्केट डिमांड कर्व है। अब आप यहां तीनों कर्व बना लियो, मिस्टर ए का भी, मिस्टर बी का भी और मार्केट का भी। क्या कॉमन बात है तीनों के अंदर? तीनों कर्व्स में कॉमन बात यह है कि ए का डिमांड कर्व हो चाहे बी का या मार्केट, तीनों ही नेगेटिवली स्लोप्ड है। क्यों है नेगेटिवली स्लोप? क्योंकि जब हम अदर फैक्टर कांस्टेंट रख के किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होती है। अपोजिट रिलेशनशिप है, इसलिए नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व। ये नेगेटिवली स्लोप कर्व आया है। लेकिन यहां एक खास बात देखिए, जब हम मार्केट डिमांड पर पहुंचे तो कैसे पहुंच रहे हैं? 2 + 4 6। जब प्राइस 8 रुपीज है तो 4 + 6 10, यानी कि ए की डिमांड 4 यूनिट्स, बी की डिमांड 6 यूनिट्स और मार्केट डिमांड होगी 10 यूनिट्स। जब प्राइस 6 था तो ए की डिमांड थी 6, बी की थी 8 तो मार्केट डिमांड हो गई 14। जब प्राइस 4 था तो ए की डिमांड थी 8, बी की डिमांड थी 10 और मार्केट डिमांड हो गई 18। इसका मतलब, और इस तरीके से बाकी पॉइंट्स प्लॉट हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मार्केट डिमांड कर्व है ये हॉरिजॉन्टल समेशन है इंडिविजुअल डिमांड कर्व का। देखो क्या लिखा है, मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेशन, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। मार्केट डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व का हॉरिजॉन्टल समेशन है। ये देखिए रेड कलर की जो
लाइंस यहां बनाई गई है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई गई ना, डॉटेड लाइन, वो क्या शो कर रही है कि 2 + 4 6 आया, 4 + 6 10 आया, 6 + 8 14 आया, एंड सो ऑन। यानी जो मार्केट डिमांड आ रही है वो इंडिविजुअल डिमांड का हॉरिजॉन्टल समेशन है। 8 + 10 18, 2 + 4 6, ये हॉरिजॉन्टल समेशन हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो प्रूव हो गई है यहां पे ग्राफ के साथ। तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी यहां है और मार्केट डिमांड कर्व भी हमने बनाया। क्या कॉमन बात है कि दोनों ही टाइप, चाहे इंडिविजुअल डिमांड करो चाहे मार्केट, नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं, क्योंकि ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड के बीच में। और क्या कंक्लूजन निकला? दैट मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। तो आज का अपना टॉपिक यहां कंप्लीट होता है। पहले हमने समझा डिमांड क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, क्योंकि चैप्टर में आगे चलने से पहले पता तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांड क्या है, क्या दोनों में डिफरेंस है क्या? तो बिल्कुल डिफरेंस है, ये आपको समझाया गया। लेकिन क्या कहा गया कि आगे चलकर दोनों को हम एक दूसरे की जगह यूज करेंगे वर्ड्स को, तो आप दोनों के डिफरेंस को इग्नोर करते हुए चलोगे। फिर हमने समझा डिमांड शेड्यूल क्या होता है, और फिर हमने समझा डिमांड कर्व। दोनों के लिए जरूरी कंडीशन थी, वो क्या थी? सेटेरस पेरिबस। फिर से एक्सप्लेन कर दो सेटेरस पेरिबस। एक कमोडिटी की डिमांड प्राइस इंफ्लुएंस करेगा, सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंफ्लुएंस करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस इंफ्लुएंस करेगा, कंज्यूमर की इनकम इंफ्लुएंस करेगी, क्लाइमेट इंफ्लुएंस करेगा, नेचुरल फैक्टर्स इंफ्लुएंस करेंगे, मार्केट में कैसा एनवायरनमेंट है वो इंफ्लुएंस करेगा। यानी एक कमोडिटी की डिमांड को हजारों लाखों फैक्टर्स इंफ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन हम जब भी डिमांड की बात करते हैं तो वो स्पेसिफिकली प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप होता है। यानी इसकी डिमांड पर सिर्फ प्राइस का असर पड़ेगा, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है, न्यूट्रल है, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसका इंपैक्ट इस पे आ नहीं रहा है। दिस इज कॉल्ड सेटेरस पेरिबस। बेसिक्स में भी बताया था, फिर बताया है। ओके गाइस, तो आज का यहां अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो सारे वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। और ये वर्क अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू गाइस।